दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है, तीनों ब्लॉक्स का जो मास है वो है हमारा m, ठीक है। एंड सिस्टम हमारा इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है। तो सवाल यहां पर ये है, जो अगर मैं स्प्रिंग 1 को कट करता हूं तो उस इंस्टेंट पे हमारा d2x2/dt² निकालना है, स्प्रिंग 2 कट करने पर d2x1/dt² निकालना है, और स्ट्रिंग AB जो है वो कट करने पर हमें d2x1/dt² d2x2/dt² हमें निकालना है। अरे बाय द वे एक चीज ध्यान देना, स्ट्रिंग 1 को जब कट करूंगा तो d2x1/dt² एंड d2x1/dt² जो होगा वो इनफाइनाइट होंगे, और स्प्रिंग 2 को जब मैं कट करूंगा तो d2x2/dt² जो होंगे वो हमारे इनफाइनाइट होंगे। वो तो हम कंप्यूट करेंगे ही नहीं। स्प्रिंग को कट करने पर उसके जो टर्न्स है वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली अपना पूरा का पूरा फोर्स खत्म करने के लिए वो श्रिंक करेगा, ठीक है। तो उसमें तो कोई मामला आएगा ही नहीं गेम पे, राइट। चलो, तो अब हम लोग चालू करते हैं फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द स्प्रिंग 1। तो पहले पार्ट में क्या आएगा, स्प्रिंग 1 पे क्या आएगा मेरे पास। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स है इसको मैं एक बार बोल देता हूं Fs1, और यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो बोल देता हूं मैं Fs2, और यहां पर जो टेंशन है मान लो वो है हमारा T। पहले ये सारे के सारे निकाल लेता हूं जल्दी से। अच्छा, जहां तक रही बात स्प्रिंग 1 के, अगर मैं A B C तीनों को एक सिस्टम मान लूं तो ये वाला धागा और ये वाला स्प्रिंग तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स बन जाएगा, तो उसका इफेक्ट खत्म। ओनली एक्सटर्नल फोर्स जो है वो है हमारा 3mg। तो Fs1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 3mg। पहली बात तो ये है। और जहां तक रही स्प्रिंग 2 की, तो मैं इसके बारे में अगर सोचूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। तो Fs2 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू mg। टेंशन T को अगर मैं एनालाइज करना चाहूं तो साफ साफ ध्यान दो, जो A ब्लॉक है इसके ऊपर से लग रहा है 3mg, नीचे एक तो इसका खुद का वजन mg लग रहा है और दूसरा यहां पर टेंशन लग रही है T। तो 3mg इज इक्वल्स टू mg प्लस T, यानी T की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2mg। और एक बार ब्लॉक बी का इक्विलिब्रियम के बारे में कंसीडर कर लो। ब्लॉक बी के बारे में देखो, ऊपर से T लग रही है यानी 2mg लग रही है, और साथ ही साथ यहां पर भी mg लग रहा है खुद का वजन, और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है mg। तो इसका भी ब्लॉक बी हमारा इक्विलिब्रियम में है, वो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं जो स्प्रिंग 1 को कट करने पर क्या होता है, यानी वी आर कटिंग द स्प्रिंग 1। तो स्प्रिंग 1 इज कट, ठीक है। तो स्प्रिंग 1 को कट करने पर ऑब्वियस सी बात है जो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो नो इफेक्ट ऑन स्प्रिंग 2। तो स्प्रिंग 2 पे अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है C will still be at equilibrium। C जो होगा वो अभी भी हमारा इक्विलिब्रियम पे ही रहने वाला है। तो C का एक्सीलरेशन अगर मैं लिखता हूं AC is going to be equals to 0, ये बात तो ऑब्वियस है, ठीक है। अब मैं A और B के बारे में अगर देखूं, लेट A और B का एक्सीलरेशन ऑब्वियसली बात है कॉमन होंगे क्योंकि दोनों धागे के साथ जुड़ा हुआ है। तो लेट एक्सीलरेशन ऑफ A एंड B उस इंस्टेंट पे जो है वो है हमारा A,
ठीक है, तो मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है mg और इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है यहां पर टेंशन T। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन यहां पर है मान लो A। ठीक है, और B के बारे में अगर मैं देखूं तो यहां पे B के बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर डाउनवर्ड लग रहा है mg, यहां पर डाउनवर्ड लग रहा है स्प्रिंग फोर्स जिसका वैल्यू भी mg ही है, और यहां पर ऊपर लग रहा है टेंशन T, और मान लो B का जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है वो है हमारा A। सो ऑब्वियस बात है जो मैं लिख सकता हूं, दैट इज mg प्लस T इज इक्वल्स टू ma, और यहां पर लिख सकता हूं 2mg माइनस T इज इक्वल्स टू ma। तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 2ma मेरे पास आ जाएगा 3mg। तो एक्सीलरेशन A की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3g/2। एक्सीलरेशन A की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 3g/2। सो ऑब्वियस सी बात है, dx2/dt अगर मैं निकालने जाऊंगा तो यहां पर जो ब्लॉक B है और यहां पर जो ब्लॉक C है, ये वाले इंस्टेंट पे अगर हम ध्यान दें, इसका एक्सीलरेशन AC जो है वो तो हमारा 0 है, लेकिन AB जो है वो है डाउनवर्ड। ठीक है, समझ में आया? एंड ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा मोड ऑफ d²x2/dt² होगा दैट विल बी नथिंग बट मोड ऑफ AB माइनस AC, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3g/2। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3g/2, राइट? ओके, तो स्प्रिंग 1 को कट करने पर जो हमारा पहला वैल्यू है वो हमने निकाल दिए हैं। दूसरा, अगर मान लो हम देखते हैं स्प्रिंग 2 इज कट। अच्छा, स्प्रिंग 2 को अगर मैं कट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा C जो होगा दैट विल एग्जीक्यूट फ्री फॉल। हमारा कोई काम का नहीं है वो, लेकिन C जो होगा दैट विल एग्जीक्यूट फ्री फॉल। ठीक है, ये बात तो ऑब्वियस है, पहले उस बात को हम समझ लेते हैं। मतलब नो इफेक्ट ऑन स्प्रिंग 1। स्प्रिंग 1 पे डेफिनेट सी बात है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो A और B का जो कंबाइंड सिस्टम होगा, ध्यान देना, स्प्रिंग 2 को कट करने पर यहां पर B पे जो है डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो A का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं उस इंस्टेंट पे ड्रॉ करूं तो अपवर्ड जो लग रहा है वो अभी भी 3mg तो लग ही रहा है। स्प्रिंग फोर्स में अचानक से कोई बदलाव नहीं हुआ है जब तक उसी को कट नहीं करूंगा। डाउनवर्ड mg खुद के वजन के कारण लगेगा, और धागे में जो टेंशन है वो मान लो है T, तो ये अपवर्ड मूव करता है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ A। एंड B का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो B के ऊपर यहां पे लग रहा है T, यहां पर लग रहा है mg, और ये भी ऊपर एक्सीलरेट करना चाहिए A से। तो जो इक्वेशंस हम बना सकते हैं वो है 3mg माइनस mg माइनस T, यानी 2mg माइनस T इज इक्वल्स टू ma, और T माइनस mg भी हमारा ma है, तो 2ma इज इक्वल्स टू mg, तो A will be equals to g/2 in the upward direction।
ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये जैसे ही ऊपर जाएगा उतने ही एक्सीलरेशन के साथ ये वाला एंड जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा एंड ये वाला एंड जो है वो उस इंस्टेंट पे स्टेशनरी है। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं जो मॉड ऑफ dx1 by d square x1 by dt square will be nothing but a mod of a and that will be equals to g by 2। तो इसको कट करने पर डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, that will be equals to g by 2। ठीक है, अब जो है लास्ट पार्ट, that is the string AB is cut। स्ट्रिंग AB जो है उसको मैं कट करता हूं। तो स्ट्रिंग AB को कट करने पर क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन स्प्रिंग 1 एंड 2। स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 पर कोई भी इफेक्ट जो है वो हमारा नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स अभी भी बरकरार रहेगा। तो अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये अपवर्ड अभी भी 3mg लग रहा है और डाउनवर्ड इसके ऊपर mg है। तो मान लो इसका जो एक्सीलरेशन है वो है अपवर्ड ए। ठीक है, सो साफ साफ हम लोग ध्यान दे सकते हैं जो m इंटू ए विल बी इक्वल्स टू 2mg। तो a की जो एक्सीलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2g इन द अपवर्ड डायरेक्शन। a की जो एक्सीलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2g इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड वही वैल्यू तो डी स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर की भी होने वाली है, क्योंकि ये a जिस एक्सीलरेशन से मूव करेगा अपवर्ड उसी एक्सीलरेशन से जो स्प्रिंग 1 का टॉप एंड है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है व्हाट वी विल गेट इज मॉड ऑफ डी स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर कैन बी सिंपली रिटन एज 2g। अब बी को एनालाइज करते हैं और सी को एनालाइज करते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है नोट, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो AC का वैल्यू तो अभी भी हमारा 0 ही रहने वाली है। C तो हमारा किसी भी हालत पर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाएगा। AC जो है वो तो हमारा डेफिनेटली 0 ही रहने वाली है। ठीक है, ओके। जहां तक नहीं बात B की, अगर मैं B का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है mg और खुद के वजन के कारण। इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स भी है mg और उस कारण पे ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है AB से। तो व्हाट वी कैन राइट इज 2mg इज इक्वल्स टू m इंटू AB। तो AB की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2g डाउनवर्ड। एंड अगेन फॉर द x2 वाला पार्ट वी कैन राइट बाय dt स्क्वायर mod of AB minus AC and that will simply come out to be equals to 2g। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द सिस्टम। ठीक है, 4 स्प्रिंग से लगा हुआ है, चारों का फोर्स कांस्टेंट K है और उसके साथ राइट पे एक ब्लॉक लगा हुआ है। ब्लॉक के ऊपर में धीरे 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 फोर्स को जो है वो 0 से बढ़ाते हुए F कर रहा हूं। मैं ग्रेजुअली इंक्रीज करने का मतलब ये है जो ब्लॉक का हर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम जो है वो हम एज्यूम आसानी से कर सकते हैं एंड जो है ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उस कारण पे हमेशा 0 ही रहने वाली है। सो सवाल ये है जो फोर्स जैसे जब मैंने फाइनल फोर्स का वैल्यू पे पहुंच गया F, ठीक है, तो फॉर द
avoiding of confusion, let's take that f to be the f naught, the final value. ठीक है, so final value जब f naught पर पहुंच जाएगा उस टाइम पे ब्लॉक मेरा कुल मिला के कितना राइट की तरफ शिफ्ट होने वाली है वो हमें निकालना है। अच्छा, ऑब्वियसली जब इस ब्लॉक को मैं राइट की तरफ खींचूंगा तो मेरा जो दो पुलीज है उन दोनों पुलीज भी हमारे डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ने वाली है। तो मैं मान लिया हूं जो मेरा ब्लॉक है वो मेरा राइट की तरफ शिफ्ट करती है बाय एन अमाउंट ऑफ x, और जैसे कि मैं पुली दिखाया हूं तो पुली 1 जो है वो राइट की तरफ मूव कर जाता है बाय एन अमाउंट ऑफ y, और पुली 2 जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करता है बाय एन अमाउंट ऑफ z। So let us draw the final scenario over here. So this block has moved to over here. This is by an amount of x. This pulley has shifted over here. This is done by an amount of y. And this pulley is shifted over here. This has happened by an amount of z. ठीक है। अच्छा, अब मैं स्प्रिंग्स का भी नाम दे रहा हूं। ये मेरा स्प्रिंग 1 है, ये मेरा स्प्रिंग 2 है, ये मेरा स्प्रिंग 3 है, ये मेरा स्प्रिंग 4 है। ठीक है, दो स्प्रिंग का इलोंगेशन में डायरेक्टली लिख सकता हूं। ध्यान दो, जो मेरा स्प्रिंग 1 है उसका लेफ्ट एंड तो दीवार के साथ अटैच्ड है, और जो राइट एंड है वो पुली के साथ अटैच्ड है। तो इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो रिलैक्स लेंथ पे था क्योंकि इनिशियल फोर्स 0 था, वो बात तो ऑब्वियस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट जो हमारा पुली 2 है वो जितने से हमारा राइट पे जाएगा उतने से ही मेरा स्प्रिंग 1 जो है वो हमारी इलोंगेट होने वाली है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा इलोंगेशन in spring 1 will be simply equals to z। पहला फंडा। अच्छा, अगला जो है मैं स्प्रिंग 4 का तो डायरेक्टली लिख सकता हूं। देखो, स्प्रिंग 4 इनिशियली रिलैक्स था। स्प्रिंग 4 का जो राइट एंड है वो मूव करता है बाय एन अमाउंट ऑफ x, तो वो हमारा स्प्रिंग 4 को इलोंगेट करने का ट्राई करेगा बाय एन अमाउंट ऑफ x, एंड ऑन द अदर हैंड जो उसका लेफ्ट एंड है वो हमारा मूव करता है बाय एन अमाउंट ऑफ y, तो वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने का ट्राई करेगा बाय एन अमाउंट ऑफ y। तो इलोंगेटिव फैक्टर है x का, कॉम्प्रेसिव फैक्टर जो है वो है y का। तो जो नेट इलोंगेशन इन स्प्रिंग 4 होगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू x माइनस y। अब स्प्रिंग 2 और 3 के बारे में अगर हम ध्यान दें, एक बात हम यहां से रियलाइज करते हैं, जो क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो दोनों का इलोंगेशन तो सेम होगा ही होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्प्रिंग स्ट्रिंग करते हुए स्प्रिंग जो है वहां पर हमारा दोनों के दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि सब कुछ मासलेस है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पर भी फोर्स पर कोई बदलाव नहीं आ सकता है। तो मैं एक चीज तो यहां से समझ गया, जो फोर्स इन स्प्रिंग 2 and 3 आर इक्वल। जो स्प्रिंग 2 और स्प्रिंग 3 का फोर्स होंगे वो तो हमारा डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो दैट विल सिंपली इंप्लाई elongation in both
must be equal. And that is equals to W से, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल है तो दोनों में इलोंगेशन भी इक्वल होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ अलग दे देगा तो इन दैट केस हमें फोर्स को इक्वेट करते हुए एक मान लो इस नीचे वाले का 2K होता, तो अगर 1 वाला जो है 2 वाला जो है वो W से इलोंगेट करता, तो मेरा जो 4 वाला है 3 वाला है वो मेरा W/2 से इलोंगेट करता। वो हमें ध्यान देना पड़ेगा, बट फोर्स दोनों में इक्वल है वो हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा। जो कुल मिला के अगर हम ध्यान दें यहां पर वो ये है, जो दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट होने के कारण दोनों में फोर्स तो हमारे इक्वल होंगे। अच्छी बात यह है, खुशखबरी यह है, जो हमारा दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम दिया हुआ है तो दोनों में जो इलोंगेशन होगा वो भी हमारा एग्जैक्टली सेम ही होने वाला है। ठीक है। अच्छा, धागे का लेंथ पे तो कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं हो सकता है। धागे का लेंथ जो है उस पे तो कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अगर मैं ये पूरा सिस्टम के बारे में समझूं, इस पूरे सिस्टम के बारे में समझूं, तो ध्यान दो धागे का लेंथ तो कहीं पर नहीं बदल सकता है। जो टोटल इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ द सिस्टम है, टोटल इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ सिस्टम that is equals to, we can write 2W। अच्छा, मैं इंक्रीमेंट क्या और तरीके से निकाल सकता हूं? जी हां, देखो ये वाला पुली जो है वो मेरा आगे बढ़ता है y से, तो वो धागा खींचेगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2y। तो जितना इंक्रीमेंट की यहां पर रिक्वायरमेंट हमें नजर आ रही है, तो मैं 2W का वैल्यू और एक तरीके से लिख रहा हूं, ये धागा खींचेगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2y, तो 2y से सिस्टम का लेंथ बढ़ना चाहिए। बट ये वाला पुली क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो वो धागा रिलीज करेगा, तो उसका कोशिश होगा सिस्टम का लेंथ को डिक्रीज करने का। तो ये वाला पुली जो है जब वो z से आगे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरा 2z अमाउंट से धागा को रिलीज करेगा, वो मेरा 2z अमाउंट से धागा को रिलीज करेगा। और ये वाला एंड x से आगे जा रहा है तो उसका सिस्टम का लेंथ बढ़ाने का जो इच्छा होगी दैट विल बी इक्वल बाय एन अमाउंट ऑफ x। तो 2W की जो वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2y माइनस 2z प्लस x। तो W की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी y माइनस z प्लस x/2। सो मैंने सारे स्प्रिंग का इलोंगेशंस जो है वो मैंने 3 वेरिएबल के टर्म्स में लिख दिया हूं। मुझे x से मतलब है, मुझे y और z से नफरत है। अब जो है किस तरीके से हम रिलेशन बनाएंगे? सबसे पहले वी विल कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ पुली 1। We will consider the equilibrium of pulley 1. So, pulley 1 की इक्विलिब्रियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वाले पुली पे एक तो जो फोर्स लगेगा ये ऊपर वाला स्प्रिंग लगाएगा बाय एन अमाउंट ऑफ KW, और इधर भी उतना ही फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट KW, और यहां से जो मेरा लगेगा फोर्स दैट विल बी K इंटू x माइनस y। इधर से जो लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू K इंटू x माइनस y। मेरे ख्याल से ये तो सबसे पहले बात समझ में आ गया है। इधर से जो होगा यहां पे हमारा स्प्रिंग 2 फोर्स लगाएगा और धागे में टेंशन वही होगा जो स्प्रिंग फोर्स है, तो इन दोनों तरफ से लगेगा KW, और यहां पर जो लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू KX माइनस y।
तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक चीज लिख सकता हूं 2kw इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस वाई, यानी x minus y will be equals to 2w, that will be 2y minus 2z plus x. ये तो मैंने डेफिनेटली लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, तो यहां से जो सबसे पहला रिलेशन है वो मैं क्या लिख सकता हूं, 3y will be equals to 2z. That is the first relation we can write. 3y will be equals to 2z. And now अब मैं equilibrium of pulley 2 consider करता हूं। अगर मैं सेकेंड पुली का इक्विलिब्रियम के बारे में कंसिडर करता हूं तो इन दैट केस मेरे पास क्या आएगा, ध्यान देना, ये मेरा पुली 2 है, यहां से मेरा लग रहा है KW, यहां से मेरा लग रहा है KW, और यहां से भी लग रहा है मेरा KW, और यहां से जो लग रहा है दैट इज KZ. तो what I can write is 2kW is equals to K into Z. So Z equals to 2W. ठीक है? So what I can write is 2y minus 2z plus x equals to Z. तो 3z minus 2y equals to x. So let's quickly solve it. तो मुझे x और y का y और z का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकाल लेता हूं। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाहता हूं, तो z कैन बी रिटन एज 9y by 2 minus 2y is equals to x. तो y की दिस विल बी 5y by 2, so 2x by 5. तो z जो आ जाएगा 3 into 2x by 5 divided by 2, that is equals to 3x by 5. ये हमारा z की वैल्यू है, ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, ये मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, और सॉरी ये मेरी y की वैल्यू आ जाएगी और ये मेरी z की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x. अब मुझे फोर्स के साथ रिलेशन बनाना है, तो फोर्स के साथ रिलेशन बनाने के लिए वी विल कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक. नाउ सी, ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर दो स्प्रिंग अटैच्ड है, ये वाला और ये वाला. तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा F, यहां पर मेरे पास आ जाएगा KW, सॉरी K इंटू एक्स माइनस वाई, और मेरे पास यहां पर आ जाएगा KW. ऊपर लग जाएगा K एक्स माइनस वाई और नीचे की तरफ लग जाएगा KW. तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो F इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स माइनस वाई प्लस W. ओके, तो सबको लिखते हैं जल्दी से. अच्छा, तो F की वैल्यू क्या आ गई है, K एक्स माइनस, बाय द वे एक बार जल्दी से इसको पुट कर लेता हूं, W का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x जल्दी से निकाल लेता हूं. y की वैल्यू है 2x बाई 5, z की वैल्यू है 3x बाई 5 प्लस x बाई 2, तो दैट विल बी x बाई 2 माइनस x बाई 5.
ठीक है। अच्छा, यहां पर कितना आ जाएगा, x माइनस 2x/5 प्लस x/2 माइनस x/5। तो f की जो वैल्यू होगी दैट विल बी k इंटू 3x/2 माइनस 3x/5। नाउ इफ वी टेक 10 LCM, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 15 एंड 15 माइनस 6 9। तो मेरे पास ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 9kx/10। तो मेरे पास x की वैल्यू जो है दैट x विल कम आउट टू बी 10f/9k. So that will be the elongation in the spring. That will be the net displacement of the block towards right. It will be equals to 10f/9k. Okay? Okay दोस्तों, so अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है मेरा सिस्टम और यहां पर जो हमारा इंक्लाइन वगैरह दिख रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हमारा राइट नाउ इक्विलिब्रियम में है। और जो मेरा ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहां पर स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग राइट नाउ जो हमें दिख रहा है दैट इज √2mg। कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ स्मूथ है परफेक्टली, ठीक है। सो अब अगर मैं QS को यहां पर कट कर देता हूं, तो सवाल यहां पर यह है, जो कट करने के बाद A का एक्सीलरेशन कितनी होगी और A और B दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो जस्ट आफ्टर द कट कितनी होने वाली है। अच्छा, तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एनालाइज करने वाले हैं पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन को, ठीक है। A और B दोनों ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, उन दोनों को मैं यहां पर ऑब्जर्व करता हूं। तो मेरे पास जो ब्लॉक, ये वाला जो मेरा वेज है, ये वेज के बारे में मैं क्या देख सकता हूं, इंक्लाइन से 45 इसी डायरेक्शन पे हमारा एक फोर्स लग रहा है √2mg। डाउनवर्ड इसके ऊपर अपने खुद का वेट लग रहा है mg, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर वाले सरफेस से, और यहां पर इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1, ठीक है। और इस वाले को अगर मैं एनालाइज करता हूं 2m वाले को, तो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड लग रहा है 2mg, यहां पर लग रहा है नॉर्मल n, यहां पर लग रहा है नॉर्मल n, और यहां पर एक का स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमारा डेफिनेटली लग सकता है। मुझे नहीं मालूम जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग है वो हमारा रिलैक्स पोजीशन में है या नहीं है। यहां पर एनालाइज करने के लिए बेस्ट तरीका ये होती है, जो मैं सबको इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेता हूं। ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री आएगी, और n को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है। अब एक बार ध्यान दो, ये N1 वाले को गेम पे लाने का कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहां पर जो N1 है ये तो क्वेश्चन में भी कहीं पर पूछा नहीं गया है। सो हमें केवल इस इंक्लाइन के डायरेक्शन पे इक्विलिब्रियम को अगर कंसीडर करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट इज n cos 45 प्लस mg sin 45 mg/√2, that will be equals to √2mg। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज n is equals to 2m, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, n मेरे पास सिंपली आ जाएगी mg। और यहां पर इसकी इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हुए n, क्योंकि मेरे पास mg है, तो स्प्रिंग फोर्स का भी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी mg। ठीक है।
नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर कट? व्हाट हैपेंस आफ्टर कट? जब मैं एक बार कट कर दूंगा तो उसके बाद क्या होने वाली है? उसके बाद अगर हम एनालाइज करें तो ऑब्वियस सी बात है, नो इफेक्ट ऑन एफएस। हां, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, बाकी नॉर्मल का वैल्यू एन जो है वो तो हमारा डेफिनेटली बदलने वाली है। सो अब अगर हम ध्यान दें तो ये वाला बॉडी के बारे में अगर देखा जाए, मैं N1, ये जो N1 है उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो हम जानते हैं कोई काम का फोर्स है नहीं। तो यहां पर से एक का N लग रहा है और यहां से लग रहा है इसका खुद का mg, और जिस कारण पे ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा A1 से। अच्छा, ये N और ये N में कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरा, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहां पर डाउनवर्ड लगेगा 2mg, यहां पर स्प्रिंग फोर्स के कारण अपवर्ड लगेगा mg, और इसके अलावा एक नॉर्मल लगेगा n, जिस कारण पे ये मान लो डाउनवर्ड एक्सीलरेट करता है A2 से। ठीक है, ये वाला जो है डाउनवर्ड एक्सीलरेट करता है A2 से। अच्छा, बाय द वे मैं A1 को अगर यहां पर लिख लेता हूं, एक बार यहां पर लिख लेते हैं। ये मेरा A1 है, ये A1 का दो कंपोनेंट है, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला डायरेक्शन में जो आएगा दैट विल बी A1/√2। ठीक है। अच्छा, बाय द वे जल्दी से mg को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, एक ऐसा और एक ऐसा, और n को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, एक ऐसा और एक ऐसा। सो व्हाट आई कैन राइट इज mg प्लस n sin 45 is equals to m into A1। और यहां पर जो मैं लिख सकता हूं वो है 2mg माइनस mg माइनस n, दैट विल बी 2m into A2। एंड द कंस्ट्रेंट रिलेशन जो यहां पर इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा और इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा वो तो हमारा इक्वल होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है A2 विल बी इक्वल्स टू A1/√2। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज फाइंडिंग A1, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट A2, तो दिस विल कम आउट टू बी √2m A1। एंड यहां पर ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला इक्वेशन क्या आ गया, mg माइनस n, दैट इज √2m A1, और ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास mg प्लस n, दैट इज ऑल्सो √2m A1। सो व्हाट आई गेट इज 2mg इज इक्वल्स टू 2√2m A1, यानी A1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी g/√2। A1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी g/√2। तो A1 जो है वो मेरा g/√2 है, एंड A2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी g/2। ठीक है, एंड A2 कोई पूछेगा तो g/2 आ जाएगी। चलो लिख देता हूं। And now substitute the value of A1 in any of the equation. We can clearly see जो हमारा n होगा that n is going to be equals to 0. Okay? Okay दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दो इलास्टिक कॉर्ड है और P पॉइंट पे एक बॉल है। ठीक है, P पॉइंट जो है उस पर एक छोटा सा बॉल है, बहुत छोटा सा। उसका वेट जो है उसको हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बॉल जो है वो हमारा प्रैक्टिकली मासलेस है। ठीक है, नाउ
दो इलास्टिक कॉर्ड्स है जिनका नेचुरल लेंथ बहुत ज्यादा छोटा है, उसको हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दोनों आइडेंटिकल है, यानी दोनों का फोर्स कांस्टेंट जो है वो के है। ठीक है, नाउ उन दोनों इलास्टिक कॉर्ड का एक एंड जो है वो मैंने ए पे नेल किया, दूसरे वाले का एक एंड को बी पे नेल किया। ओए और ओबी जो है वो हमारे इक्वल है, और दोनों को मैंने साथ में दूसरा एंड को खींच के बॉल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बॉल को अगर मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो इन दैट केस अगर हमें 1000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो सवाल यह है दोनों जो हमारा इलास्टिक कॉर्ड्स है उनका फोर्स कांस्टेंट कितनी होने वाली है। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं। मान लो बी पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट जो है दैट इज a,0 और ये वाले का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज -a,0। सो ये कोऑर्डिनेट अगर हमने मान लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा AP होगा, एंड ध्यान देना क्योंकि नेचुरल लेंथ 0 बोल रखा है, दैट इज द इलोंगेशन x1 and that will is coming out to be equals to under root 4 plus a का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और जो हमारा BP होगा that is equals to x2, that will be 4 minus a का क्यूब लिख दिया था, सॉरी, होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यही मेरा दूसरे वाले का भी इलोंगेशन हो गई, और उस कारण पे यहां पर जो है दो फोर्स लगेगा, एक स्प्रिंग फोर्स F1 ऐसे और दूसरा स्प्रिंग फोर्स ऐसे। ठीक है, अच्छा F1 की जो मैग्नीट्यूड होगी, F1 की जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैं सिंपली लिख सकता हूं kx1, और F2 की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी सिंपली kx2। ठीक है, राइट। और अब क्यों ना ये फोर्स F1 और F2 को मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं। अच्छा, अगर हम ध्यान दें एक बात, ये है हमारा इसका डायग्राम, पहले वाले का डायग्राम, दिस इज द F1, दिस इज द F1। अच्छा, ये जो यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाला है 4, ये वाला है -a, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 4 + a, और ये हो जाएगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा, मान लो। सो इसको अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो FH1 जो आएगा ये हॉरिजॉन्टल वाला, वो आएगा मेरा kx1 इंटू साइन अल्फा टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, साइन अल्फा का वैल्यू कितनी आएगी, 4 + a डिवाइडेड बाय ये गंदगी, सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू k इंटू 4 + a टुवर्ड्स लेफ्ट। और सिमिलरली अगर मैं FV1 के बारे में बात करूं तो दैट विल बी kx1 cos अल्फा, एंड cos अल्फा इज 3 बाई ये गंदगी, तो यहां पर जब मैं करूंगा तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 3k टुवर्ड्स डाउन। ठीक है, सो सिमिलरली अगर मान लो मैं दूसरा वाला F2 वाला ड्रॉ करूं, अगर मैं F2 वाला ड्रॉ करूं तो ये वाला डिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 - a, और ये आ जाएगा 3, ये वाला एंगल है बीटा, और यहां पर जो है मेरा लगेगा F2। सो यहां पर अगर मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं तो एक आएगा ऐसे और एक आएगा ऐसे, तो FH2 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी kx2
साइन बीटा, और साइन बीटा की जो वैल्यू है उसको अगर हम देखें दैट विल बी 4 माइनस ए बाई वो रूट ओवर वाली चीज, तो k इंटू 4 माइनस ए इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, और जो हमारा FV2 आ जाएगी that FV2 will be simply kx2 cos beta, that will be 3k downward. तो जो मेरा नेट हॉराइजेंटल फोर्स आएगा FH, वो होगी मेरी इन दोनों की सम, that will be FH1 प्लस FH2, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो दैट विल कम आउट टू बी 8k टुवर्ड्स लेफ्ट, और FV जो आएगा दैट विल बी FV1 प्लस FV2, दैट विल बी 6k इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो नेट स्प्रिंग फोर्स आएगा, जो मेरा नेट स्प्रिंग फोर्स आएगा दैट विल बी अंडर रूट 8k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 10k, और ये जो 10k है, जो ये फोर्स है उसी के ऑपोजिट तो मुझे तीसरा फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि ये इक्विलिब्रियम पे रहे, यानी नेट फोर्स हमारी 0 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा 10k होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1000, 10k जो होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1000, यानी k की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर। k की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो दैट इज द वन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। हाँ, क्या एक लाइन पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या एक लाइन पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स सी, ध्यान देना। नाउ लेट अस लुक एट द मेथड 2। We have to realize O is a midpoint of AB, एंड क्योंकि नेचुरल लेंथ 0 है तो F1 is a proportional to PA and F2 is a proportional to PB, right? So now अब ध्यान दो, जो मेरा F1 वेक्टर होगा और F2 वेक्टर होगा, उन दोनों के चलते जो पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है, उसके चलते जो पैरेललोग्राम बनेगा, और यहां पर जो ट्रायंगल है उसको नीचे आगे प्रोड्यूस करने के बाद जो हमारा पैरेललोग्राम बनेगा, यानी ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये है हमारा दोनों, ठीक है, एंड फिर इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, P लग नहीं रहा है पर है, थोड़ा सा चेंज अगर मैं कर दूं, थोड़ा सा बेटर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा फैला के ड्रॉ कर देता हूं तो अच्छा रहेगा। ये मेरा P है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, और इसके पैरेलल यहां पर ड्रॉ कर दो, और इसके पैरेलल यहां पर ड्रॉ कर दो। ट्राई टू रियलाइज, क्योंकि फोर्स इन दोनों के साथ प्रोपोर्शनल है, तो ध्यान देना जो हमारा फोर्स पैरेललोग्राम होगा, जो हमारा फोर्स पैरेललोग्राम होगा इज सिमिलर टू पैरेललोग्राम
PAQB। अब ध्यान देना, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, बट वो तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है। एक डायगोनल अगर AB है तो दूसरा डायगोनल जो हमारा PQ होगा, दूसरा डायगोनल जो हमारा PQ होगा, ये PQ बेसिकली हमारा दूसरा ये F नेट के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि वो हमारा AB का मिड पॉइंट है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक डायगोनल O पे अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो दूसरा डायगोनल भी O के थ्रू ही पास करेगा, क्योंकि O जो है वो हमारा डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हम साथ साथ देख सकते हैं। तो ये जो अगर PA और PB प्रोपोर्शनल टू F1 और F2 है, तो जो मेरा इसका डायगोनल का लेंथ होगा दैट विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू F नेट। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, ठीक है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा लेंथ OP है दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। एवरीथिंग इज इन मीटर, ठीक है ना, वो मैं लिखना भूल गया था, ये इन मीटर ले लो, ठीक है, एवरीथिंग इज इन मीटर। तो OP का लेंथ जो है वो है मेरा 5 मीटर। क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है PQ जो आएगा दैट विल बी 10 मीटर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, PQ is basically the effective stretch. PQ is equals to the effective stretch. So what I can write is, ये जो हमारा 10K होगा that will be the net spring force. That 10K will be the net spring force. और ये 10K अगर हमारा नेट स्प्रिंग फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है 10K का वैल्यू हमारा 1000 न्यूटन होनी चाहिए, तो K विल सिंपली कम आउट टू बी 100 न्यूटन पर मीटर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यहां पर, मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं A और B, दोनों का मास M है और दोनों स्प्रिंग के साथ बंधे हुए हैं। एक तरफ का स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है और एक तरफ का K है एज शोन। इनिशियली दोनों स्प्रिंग हमारा रिलैक्स स्टेट में था, यानी T दोनों तरफ mg था, ठीक है, राइट। अब मैंने जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है उसको स्लोली मैं नीचे की तरफ पुल कर रहा हूं और उसको अगर मैं रिलीज कर देता हूं तो दोनों का एक्सीलरेशन जो है वो हमारी कितनी होने वाली है, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले एनालाइज करते हैं। तो जो अगर मैं ब्लॉक इसको अगर मैंने x से नीचे खींचूंगा तो ये वाला ब्लॉक जो है वो ऑब्वियस सी बात है मेरा ऊपर जाने वाला है x से। ये वाला ब्लॉक जो है वो मेरा ऊपर जाने वाला है x से, यानी ये वाला स्प्रिंग में x का कंप्रेशन होगा। लिख देता हूं मैं, 2K ब्लॉक हैज compression equals to x and 2K ब्लॉक क्या लिख दिया, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 2K spring has a compression of x and K spring has elongation equals to x। 2K वाले स्प्रिंग पे कंप्रेशन x होंगे और K वाले स्प्रिंग पे जो इलोंगेशन होंगे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x, ठीक है। सो मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। अगर मैं A का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर उस इंस्टेंट पे लग रहा है ड्यू टू स्प्रिंग 2kx, धागे का टेंशन जो है वो है मेरा T और डाउनवर्ड जो है वो लग रहा है मेरा mg।
एंड ये है ब्लॉक ए मेरा, एंड इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड है ए, इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड है ए। नाउ बी ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो अपवर्ड लग रहा है टेंशन टी, ठीक है, यहां पर लग रहा है mg, यहां पर लग रहा है kx, और यहां पर एक्सीलरेशन इसका अगर अपवर्ड a है तो धागे के कंस्ट्रेंट से मैं इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड a तो डेफिनेटली लिख ही सकता हूं। सो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, इन दोनों का इक्वेशन बनाता हूं, t प्लस 2kx माइनस mg इक्वल्स टू ma and mg plus kx minus t will be also equals to ma, ठीक है। तो नाउ लेट्स ऐड द टू, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी टी इज गॉन, तो mg इज गॉन, तो 3kx इज इक्वल्स टू 2ma, 3kx इज इक्वल्स टू 2ma, तो एक्सीलरेशन a जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3kx बाई 2m। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर लिख डाले हैं। तुम लोग को ये लग सकता है तो सर इतना आसान क्वेश्चन आप इतना लेट क्यों उठा रहे हो, क्योंकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत पहले ही पार करके आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जैसे कि इलास्टिक कॉर्ड वगैरह को लेकर बातचीत करना चालू किए, काफी अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे, उसके बीच में अचानक से आप ये वाला क्वेश्चन क्यों उठाते हो? क्योंकि ये आंसर जो हमने निकाले हैं ये गलत तो नहीं है लेकिन अर्ध सत्य है। क्या बकवास है आपका? लेट्स सी, ध्यान देना। अच्छा, एक बार मैं पुट बैक कर रहा हूं और टेंशन टी को निकालना चाह रहा हूं। टेंशन टी में क्या लिख सकता हूं? mg प्लस kx माइनस m इंटू a, दैट इज mg प्लस kx माइनस 3kx बाई 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा mg माइनस kx बाई 2। t की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू mg माइनस kx बाई 2। ध्यान देना, अब एक इंपॉर्टेंट फंडा, स्ट्रिंग कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। स्ट्रिंग, क्योंकि ध्यान देना अभी तक हम लोगों ने x पर कोई भी पाबंदी नहीं डाले हैं, तो x को अगर मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो दोस्तों एक सर्टेन वैल्यू ऑफ x तो आने वाली है जिसके लिए मेरा t का वैल्यू नेगेटिव होना चालू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है, जो स्ट्रिंग कैन ओनली पुश, इट कैन नॉट पुल। स्ट्रिंग जो है वो केवल और केवल पुश कर सकता है, वो पुल नहीं कर सकता है। तो क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो हमारा पुश कर सकता है, पुल नहीं कर सकता है, तो हम सिंपली लिखेंगे t must be greater than or equals to 0. That implies mg minus kx by 2 must be greater than or equals to 0. यानी kx by 2 must be less than or equals to mg, यानी x must be less than or equals to 2mg by k। यानी जो यहां पर स्प्रिंग का इलोंगेशन होनी चाहिए वो मेरी 2mg by k से डेफिनेटली कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा से अगर मैं कंप्रेशन करूंगा तो इन दैट केस प्रॉब्लम का सामना होगा, टेंशन हमारा 0 हो जाएगी, द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक। सो ऑब्वियस सी बात है, इफ
x is less than or equals to 2mg by k, दोनों का एक्सीलरेशन हमने बिल्कुल सही निकाले हैं. That will be equals to 3kx by 2m. Not an issue. Now what happens? Now if x is greater than 2mg by k, what will happen? String will get slack. स्ट्रिंग जो है वो यहां पर स्लैक हो जाएगी, और स्ट्रिंग अगर मेरी स्लैक हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के एक्सीलरेशन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा. तो जो मेरा ब्लॉक ए है, जो मेरा ब्लॉक ए है, ठीक है, वो ब्लॉक ए के ऊपर डाउनवर्ड लगेगा mg और अपवर्ड लगेगा 2kx, और इसका अपवर्ड एक्सीलरेशन सीधा जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू a1. तो मैं a1 सीधा लिख सकता हूं 2kx माइनस mg बाई m. ठीक है, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज दैट इज 2kx बाई m माइनस g. और बी ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है, बी ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है वो देखने के लिए ये डाउनवर्ड है kx, ये डाउनवर्ड है mg, इसका एक्सीलरेशन है a2. स्ट्रिंग का तो फंडा खत्म ही हो चुका है, तो a2 मेरे पास सिंपली आएगा दिस डिवाइडेड बाई m, दैट विल बी kx बाई m प्लस g. अब अगर मैं एक बात ध्यान दूं तो मैंने आंसर तो पूरा निकाल दिया हूं. यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है, हमें दो केस को अलग से कंसीडर करना पड़ेगा. एक में स्ट्रेच जहां पर 2mg बाई k के इक्वल या फिर छोटा है, और एक जहां पर 2mg बाई k से बड़ा है. दोनों केस को हमें अलग से कंसीडर तो करना ही पड़ेगा. राइट, ध्यान देना, एक बार के लिए स्ट्रिंग को भूल जाओ. तो ये जनरल हमेशा ट्रू था, अगर स्ट्रिंग में भूल जाता हूं तो. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक a1 लेस देन a2 है स्ट्रिंग मेरा गेम में आएगा. a1 लेस देन a2 है तो स्ट्रिंग गेम में आएगा, और स्ट्रिंग गेम में आने पर ये वाला केस बन जाएगा. बट a1 अगर ग्रेटर देन a2 हुआ तो तुरंत स्ट्रिंग हमारा स्लैक रह जाएगा, क्योंकि ये धागे को जिस तरफ से अनवाइंड करेगा ये वाला उतने रेट से इसको खींच नहीं पाएगा, और तुरंत स्ट्रिंग हमारा स्लैक हो जाएगी, और दो इंडिपेंडेंट बॉडीज की तरह ही ये हमारा आगे बढ़ने वाली है. लेट्स चेक आ रहा है या नहीं आ रहा है. मैं बोल रहा हूं a1 ग्रेटर देन a2 होना चाहिए. लेट्स सी, तो kx बाई m ग्रेटर देन 2g है, तो x जो है वो ग्रेटर देन 2mg बाई k है, और वही तो कंडीशन हमारा आया भी है. यानी दोनों बॉडी में अगर एक्सीलरेशन a1 और a2 ये दोनों मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस से आया है. देखो a1 अगर कम है, a2 अगर ज्यादा है इंडिपेंडेंट एनालिसिस से, तो धागा इसको खींच के और एक्सीलरेशन बढ़वाएगा, और ये धागा इसको रोक के एक्सीलरेशन को कम करेगा और दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेगा. लेकिन अगर a1 ज्यादा आ गया है a2 से, तो इन दैट केस सिंपल सी बात है, वहां पर हमारा स्ट्रिंग गेम में ही नहीं आएगा, धागा हमारा स्लैक ही रहने वाली है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक बार टेंशन टी निकाल लो, अदरवाइज तुम्हारे लिए वो जानलेवा बन जाएगी. ओके